हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी पर। अगर आप डेली मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपको सीटेट नेक्स्ट सीटेट जो कि दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में तो होना ही होना है, जुलाई में चांसेस बन रहे हैं, हो सकता है। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है, जिसमें हमने सबसे पहले सीडीपी को स्टार्ट किया है और आज ये सीडीपी की 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सीरियल वाइज उनको देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, मैं आपको थंबनेल आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है सीटेट या यूपीटेट, यानी कि अब जो यूपीटेट भी आ सकता है। ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है कि यूपीटेट की नोटिफिकेशन आ जाए तभी है, अभी हो सकता है नेक्स्ट मंथ मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए। ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है बट चांसेस हैं उसके, अब जब आ जाए तभी है। तो अगर ये जो टॉपिक हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे कोहलबर्ग का थ्योरी, कल मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी करवाई, उससे पहले जीन पियाजे, तो ये सभी जो टॉपिक मैं जो करवा रही हूँ वो सभी सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही कॉमन हैं। आप चाहे किसी की भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम में आपसे ये थ्योरीज सिलेबस में हैं और पूछी भी जाती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप ये कन्फ्यूज में मत रहिएगा कि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इस वीडियो को ना देखें। सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कोहलबर्ग कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। मैंने बताया था आपको ये मनोवैज्ञानिक अभी मैं आपको करवा रही हूँ। कल एक वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया था और जीन पियाजे के बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। इन्होंने थ्योरी दी थी कौन सी? नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कभी कभी तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है हमारा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? तो आप बताएंगे कि ये थ्योरी किसने दी? कोहलबर्ग ने। अब इनके कुछ टर्म इन्होंने दिए थे, उनको हम समझ लेते हैं। तो पहला टर्म है नैतिकता, जिसको हम बोलते हैं मोरलिटी। यानी मोरलिटी क्या होती है? तो यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को हो जानता है। ये बात मैं आपको कल भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बच्चा अपना जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वहीं से नैतिकता को सीखता है। ठीक है, सही और गलत की पहचान, अगर कोई बच्चा सही और गलत की पहचान कर लेता है, वो जानता है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, वही क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नैतिक दुविधा। ये नेक्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोरल डिलेमा, यानी कि सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। मैं इसमें अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एक इसमें एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं। हिंस अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये एक स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंस एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ है वो, उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, और वो जो बीमारी है वो एक ही दवाई से सही हो सकती है जो कि केवल वहाँ पर एक ही दुकान से मिलती है। ठीक है, अब वो जो दुकान है उस पर जब वो लेने गया तो उसने देखा उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो उसने कहा कि ये दवाई आप मुझे दे दीजिए, मेरी वाइफ को इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो जो जिसने दवाई बनाई है, मेडिकल वाला, उसके पास ओनली एक ही है वो मेडिसिन और नहीं है। तो वो क्या कहेगा कि आप मुझे इतनी, मतलब वो कीमत इतनी रख देता है कि जो हिंज होता है वो उतना पैसा उसको नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए तो मैं आपको ये दवाई दे दूंगा। लेकिन हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस दवाई को ले सके। तो उसके माइंड में थॉट आता है चोरी करने का। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और मैं अगर नहीं करूँगा चोरी तो उसकी जो वाइफ है वो मर जाएगी। तो वो क्या है, डिलेमा यानी कि दुविधा में आ गया है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक, आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोरल रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं नैतिक तर्कना। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चुना था कि चोरी करना, कि मैं अगर चोरी कर लूँगा तो क्या होगा, बाद में देखा जाएगा, पहले मैं चोरी करके अपनी वाइफ को सही कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ सही हो जाएगी, उसके बाद मैं देखूँगा कि पुलिस का क्या प्रॉब्लम होता है, वो बाद में देखा जाएगा। पहली प्रायोरिटी उसने चुनी अपनी वाइफ को, वो दवा देना, अपनी वाइफ को सही करना।
ठीक। तो उसने जिस भी प्रोसेस का यूज किया, जैसे उसने चोरी को चुना, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? मोरल रीजनिंग। अब इनका जो थ्योरी है उसमें इन्होंने 3 लेवल यानी कि 3 स्तर बताए हैं। उन तीनों स्तर को पढ़ेंगे हम। उन तीनों स्तर में इन्होंने 2-2 पॉइंट्स दिए हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। कोहलबर्ग जो भी हेडिंग्स वगैरह होती हैं, मेन हेडिंग होती हैं, उनको इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सीटेट जो है इंग्लिश की अगर आप हिंदी में याद करते हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं और अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। तो पहली है हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो 4 से 10 साल के बच्चे पर ये अप्लाई होती है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यानी कि जो ये एज होती है ना, प्री कन्वेंशनल, इस उम्र में बच्चों के अंदर नैतिकता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, और जो मोरल रीजनिंग होती है वो भी उनकी खुद की नहीं होती, वो दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरे उनको बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, ठीक। अब इनकी जो स्टेज है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की जो नैतिकता है वो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अब इसका वही एग्जाम्पल है, जब हिंच ने चोरी की तो बच्चों ने क्या सोचा होगा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आपके घर पर रिश्तेदार आए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनसे नमस्ते करने में, पैर छूने में हेजिटेट होते हैं वो, या फिर आप कुछ भी समझ लीजिए, उनको शर्म आती है, शाय फील करते हैं वो, लेकिन अपने मम्मी की सज़ा के डर की वजह से कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी मम्मी मुझे बाद में मारेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। इसलिए वो सज़ा की वजह से क्या करते हैं? अपनी मम्मी पापा या अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअल। इस अवस्था को हम जैसे को तैसा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। यानी कि इसमें क्या होता है, एक बच्चा, अगर तुम किसी के साथ जैसा बिहेव करोगे वो दूसरा बच्चा भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक। इसको हम रिवॉर्ड एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉर्ड एज, यानी कि पुरस्कार की अवस्था। अब पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो एज है मैंने आपको पहले बता दी, 4 से 10 साल की होती है। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी का खाना खा लिया, किसी भी अपनी फ्रेंड का। अब आपने खाना खा लिया तो वो क्या करेगी? अरे इसने मेरा खाना खा लिया, तो वो क्या सोचेगी? अब मैं इसका खाना खा लूँगी। तो जैसे का तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट वाली जो कंडीशन होती है, इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म इंडिविजुअल। मान लीजिए ये नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी, तो दूसरे बच्चे ने भी क्या किया? उसका पेन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारा पेंसिल तोड़ दूंगा। किसी ने किसी को, मान लीजिए हम क्या करते हैं, गुस्से में कभी किसी की नोटबुक फाड़ देते तो वो भी गुस्से में तुम्हारी नोटबुक फाड़ देगा। ये चीज़ें होती हैं इस एज में आकर। बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है कि अरे कोई नहीं, उसने मेरी फाड़ दी तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये चीज़ नहीं, इतना सोचने की उनके अंदर इस एज पर इतनी शक्ति नहीं होती है, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये हमारी होती है 10 से 13 साल। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। यानी कि दूसरे लोगों के जो स्टैंडर्ड जो फिक्स किए हुए होते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है कि मुझे इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, इनको देख लेते हैं हम। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुक्ता, यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल। इसमें क्या करते हैं हम, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, यानी कि अंश अप्रूवल, यानी अप्रूवल को अर्न करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए आप टीचर के सामने, वैसे आप किसी के भी सामने, क्लास में अपने फ्रेंड्स के सामने कैसा भी बिहेव करते हो, लेकिन एक टीचर के सामने क्या करते हो? आप बहुत ही अच्छा बिहेव करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि टीचर आपसे भी कहें कि आप एक अच्छे लड़के हो या आप एक अच्छी लड़की हो। ये इस उम्र में, इस एज में आकर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसी में कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, जिसको हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है? कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है,
क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे ने देखा कि उसके पापा ने क्या किया था, ट्रैफिक लाइट जो होती है उसको फॉलो नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने रेड लाइट थी फिर भी उसको क्रॉस किया, और उसको क्रॉस करने की वजह से उन्होंने सिग्नल तोड़ा, इसलिए उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो वो क्या करेगा, इन कानून और नियमों को क्या करता है, फॉलो करता है, उनको बनाए रखने की क्या करता है, भावना को विकसित करता है। अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये होती है हमारी 13 साल से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। यानी कि अब क्या होता है, अब बच्चा बिल्कुल समझदार हो जाता है। देखिए पहली स्टेज में क्या था, बच्चे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी नैतिकता की, ठीक। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, उसने अपनी जो नैतिकता थी वो किसके थ्रू, समाज के थ्रू, यानी कि वो समाज के अकॉर्डिंग चल रहा था, वहाँ पर समाज के बनाए हुए नियमों कानूनों को फॉलो करके नैतिकता को शो कर रहा था। इसमें बच्चा क्या करता है कि समाज के जो नियम कानून हैं उनको भी तोड़ सकता है, किसके लिए, अगर उसको कुछ सही लग रहा है समाज के जरिए, यानी कि समाज के साथ रहकर वो डिसीजन लेता है, और वो ऐसे डिसीजन लेता है जिसमें भला हो लोगों का, ठीक है। इसकी भी 2 स्टेज हैं। जैसे पहली स्टेज को हम देखते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, अगर किसी से नियम का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक यही वाला एग्जांपल बता देती हूँ मैं। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो, यानी कि उसके पापा का क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, ठीक। अब वो भी क्या करेगा, अब ये तो है नहीं कि वो अपना वहीं पर छोड़ देगा कि अरे मुझे मेरे पापा की जो है एक्सीडेंट हो गया है, मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे ये सिग्नल नहीं तोड़ना है। वो कौन सी स्टेज में आएगा, इससे जो प्रीवियस स्टेज थी उसमें बच्चा ऐसा सोचेगा। लेकिन इस स्टेज में आकर बच्चे खुद से डिसीजन लेने लग जाते हैं कि नहीं, सिग्नल टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मुझे अपने पापा की क्या करनी है, जान बचानी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। यानी कि इसमें जो किशोर होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें बच्चा दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं भगत सिंह, इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, हमारे देश के लोगों के लिए कितना कुछ किया है, अपनी खुद की जान पर खेल गए हैं। आप जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपनी जान को, अपने इस देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए क्या किया था, अपनी खुद की कुर्बानी दी थी। तो ये उनके खुद के स्टैंडर्ड थे, खुद का उनका बिहेवियर था, जो कि क्या था, दूसरों के लिए जान फिदा करना, अपने देश के लिए जान फिदा करना, अपने देश को आज़ाद करवाना। वो क्या कर रहे थे, वो दूसरों के बारे में ही सोच रहे थे ना। अगर वो ये सोचते कि हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें कुछ नहीं करना, होता है देश आज़ाद तो हो चाहे ना हो, ठीक है, ये सोचते वो, तो क्या होता, आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो ये इस तरह की जो भावना होती है वो किस में आती है, लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, और उसका जो नेम है उसमें जो 2 अवस्थाएं उसकी वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब ये कंप्लीट हुआ आपका। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है, ठीक है। इन्होंने 3 लेवल थे इनके थ्योरी में कितने लेवल थे, 3 लेवल थे। पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2-2 क्या थी, स्टेज थी, ठीक। पहले में 2 स्टेज थी, दूसरे में 2 स्टेज थी, तीसरे में भी 2 स्टेज थी। पहले जो लेवल होता है उसमें बच्चे को बिल्कुल भी नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। दूसरे लेवल में जो बच्चा है वो समाज के अनुसार चलता है। तीसरे लेवल में जो बच्चा है वो अपनी अकॉर्डिंग चलता है, समाज के साथ अपनी अकॉर्डिंग, यानी अपने खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक। जैसे कि भगत सिंह। आई होप कि आपको ये कोहलबर्ग थ्योरी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।